Hey guys, it's Alor Pampa. Welcome you all to the second part of भारतीय न्याय संहिता लेक्चर सीरीज। तो पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में, डॉक्यूमेंट तक हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंडर जो आता है डॉक्यूमेंट तक ही हमने सिर्फ डिस्कस किया हुआ था पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये जो नया वाला वीडियो है जो कि पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम फ्रॉडुलेंटली से आगे तक पढ़ेंगे। तो फ्रॉडुलेंटली जो टर्म है इस संहिता में ऐसे बताया गया है कि मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया जाए जिस एक्ट करने के पीछे का जो इंटेंशन है, जो मेंटल एलिमेंट है वो करने के पीछे, तो वो एक डिफ्रॉड करने का इंटेंशन होना चाहिए। तो ऐसे करके जो भी काम किया जाएगा उसका फ्रॉडुलेंटली किया गया है ऐसा मान लेगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोवाइडेड अंडर दिस संहिता। तो जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर बताते हैं, जैसे कि हमें पता ही है ओल्ड, इसके पहले आईपीसी प्रिवेल होता था, बीएनएस के पहले 1860 का जो लॉ था, तो उस लॉ के अंडर जेंडर में से ही को सिर्फ मेल और फीमेल के लिए ही प्रिवेल किया गया था। बट अभी इसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड हो गया है। ये एक बेसिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि बीएनएस में किया गया है, जो कि पहले आईपीसी में नहीं हुआ करता था। अगर आपने पहले पढ़ा होगा आईपीसी में वो तो आपको ज़रूर पता होगा, आप लॉ फील्ड से होंगे तो। एक्सप्लेनेशन, अब ट्रांसजेंडर तो इंक्लूड कर दिया है, बट ट्रांसजेंडर में आता क्या क्या है, फिर ट्रांसजेंडर होता क्या है, इसको अगर हमको समझना है तो हमको एक क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, तो ये एक एक्ट है जो ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट के ऊपर बनाया गया है, 2019 का एक्ट है। तो इस एक्ट के पार्टिकुलर सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर हमको जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ट्रांसजेंडर पर्सन में कौन कौन आता है, उसका डेफिनेशन के लिए। इसी संहिता के सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 11 के अंदर ये बताया गया है गुड फेथ क्या होता है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब नथिंग इज सेड टू बी डन, इसका मतलब ये होता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन, कोई कुछ भी किया गया है ऐसे माना नहीं जाएगा और इसको बिलीव भी नहीं किया जाएगा। इन गुड फेथ, अच्छा इंटेंशन लेके कुछ किया गया ऐसे माना नहीं। व्हिच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन, जिस काम को कि विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। अगर किसी काम को करने के लिए आपको कुछ केयर लेना चाहिए था पहले से, या फिर आपका कुछ अटेंशन होना चाहिए तो पार्टिकुलर चीज़ पे, और वो आपने नहीं लिया है तो उसको आपने गुड फेथ पे करा है ऐसे करके माना नहीं जाएगा। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। उसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 2, जिसके अंदर ये आता है कि डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसमें लोकल गवर्नमेंट वगैरह ऐड नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ही हम लोग गवर्नमेंट बनेंगे। ये आईपीसी में भी सेम ही था जहाँ तक मुझे पता है, आप लोग कमेंट करके बताना अगर अलग था तो कुछ प्रोविज़न। तो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ये बताता है हार्बर क्या होता है। हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग ए पर्सन विथ शेल्टर, तो मतलब एक पर्सन को जब कोई शेल्टर प्रोवाइड करता है उसको हार्बर में इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हार्बर का मतलब है एक पर्सन को शेल्टर प्रूव करना। हाँ, हम लोग टर्म को ऐसे देख रहे कि इसमें बताया गया कि इंक्लूड सप्लाइंग, तो इसका मतलब और भी कुछ कुछ इसके अंदर में आता है, बट इस एक इंक्लूड ये भी करता है कि एक इंसान को शेल्टर प्रोवाइड करना, एक इंसान को खाना प्रोवाइड करना, फूड ड्रिंक, इसका मतलब उसको वाटर प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना, क्लोथ, आर्म, एन्यूमिनेशन और मीन्स ऑफ conveyance or other assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this clause or not, to evade apprehension. तो हार्बर का मतलब ये होता है जो कि ये इंक्लूड करता है किसी पर्सन को शेल्टर, खाना, पानी वगैरह, पैसा वगैरह, एन्यूमिनेशन वगैरह प्रोवाइड करना, और द असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट। वेदर ऑफ सेम काइंड मतलब सेम काइंड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेदर ऑफ सेम काइंड इनमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, टू इवेट एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन को इवेट करने के लिए, इसका मतलब हटाने के लिए। और किसी पर्सन को ये सारी चीज़ें दिया जाता है तो फिर ये भी
हार्बोर करके माना जाता है उस चीज़ को। देन हम लोग आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। इंजुरी मीन्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इसका मतलब इंजुरी का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मारता है आके, वही सिर्फ इंजुरी नहीं है, वो तो होता ही है। इसके साथ साथ पर्सन के साथ साथ इन बॉडी, एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड का भी हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई गाली वाली देता है, उससे आपके मेंटली आपको ट्रॉमेटाइज होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली आपको क्रुएल्टी फील होता है, वो भी इंजुरी में इंक्लूड कर सकते हैं हम। और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी का भी जो इंजुरी करता है, अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई लॉस करवाता है, कुछ करते हैं, किसी के काम से ऐसा होता है, तो रेपुटेशन को आपको हार्म पहुंचाता है, तो वो भी इंजरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस संक्षिता। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में इनलीगल एंड इलीगली बाउंड टू डू, इन दोनों चीज़ों को भी बताया गया है। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस और व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इनलीगल इस चीज़ को माना जाएगा जिसको किसी व्हिच इज़ एन ऑफेंस और व्हिच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने एक ऑफेंस करके बताया। जैसे कि मर्डर पकड़ लेते फॉर एग्जांपल, तो मर्डर ऐसा है कि एक इंसान को एक इंसान नहीं मार सकता है, तो मार दिया तो मर्डर होता है। या फिर अटेम्प्ट भी किया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लगेगा इंसान पर, उस इंसान पर, करने वाले पर। तो ऑफेंस से मर्डर का, या फिर चोरी पकड़ लेते फॉर एग्जाम्पल, तो वो दोनों में से कोई भी ऑफेंस हो जिसको लॉ ने ऑफेंस बताया गया वो काम करना, या फिर कोई ऐसा काम करना जिसको लॉ ने ऑलरेडी प्रोहिबिटेड किया हुआ है, जैसे कि मर्डर हो गया, चोरी हो गया। और which furnishes ground for a civil action, या फिर कोई ऐसा काम, ऐसा एक्ट जो कि ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि हम एक सिविल केस फाइल कर सके उसके खिलाफ, जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ। लाइक हमें डिफेंडेंट हो गया, डिफेंडेंट के खिलाफ प्लेंटिफ जब एक सिविल सूट फाइल करेगा, मतलब एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। अगर आपको लॉ ये ड्यूटी देता है, बाउंड मतलब आपको करना ही पड़ेगा, आपको एक ड्यूटी के अंदर लाया जाता है लॉ के द्वारा, मतलब लॉ में ये अच्छे से बताया गया इस इंसान को ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है, ओमिट करता है अपने काम को, नहीं मतलब नहीं करता है, तो इसको इनलीगल, इस इनलीगल इन हिम टू ओमिट। अगर जो लॉ ने उसको करने के लिए कहा है, अगर वो चीज़ नहीं करता है तो वो इनलीगल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग of this subsection 15 of section 2 of this भारतीय न्याय संहिता। तो जज, जैसा कि जज के बारे में भी इसमें बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में। जज मीन्स ए पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज एंड इंक्लूड्स ए पर्सन, मतलब जज एक पर्सन होता है जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया है एज ए जज, और इंक्लूड्स ए पर्सन, इसके अलावा भी कुछ लोगों को जज के टर्म इस वर्ड में या फिर इस पोजीशन में लिया जाएगा, एज अ जज उसको माना जाएगा, जबकि वो ये सारी चीज़ें फुलफिल करता है, ये क्वालिटीज। लाइक हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, मतलब जिसको लॉ ने एम्पावर्ड किया हुआ है, लॉ ने इंटाइटल किया हुआ है कुछ गिव करने के लिए, लाइक जजमेंट वगैरह। इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में अगर आप एम्पावर्ड हो कि जज के जैसे आप भी दे सकते हो जजमेंट, सिविल और क्रिमिनल, वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। ए डेफिनेटिव जजमेंट और ए जजमेंट व्हिच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। डेफिनेटिव मतलब जो कि फाइनल जजमेंट होता है, अगर उसके खिलाफ इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। अगर वो डेफिनेटिव जजमेंट नहीं भी है जो वो पर्सन देता है, अगर उसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रोविजन है लॉ में, तो फिर वही डेफिनेटिव बन जाता है। और ए जजमेंट व्हिच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। और who is one of a body or persons, which body or person is empowered by law to give such a judgment। अगर एक who is one of a body, मतलब अगर वो एक पर्सन, एक बॉडी का मेंबर भी होता है, एक बॉडी ऑफ पर्सन भी होता है, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन भी होता है जिसको लॉ ने एम्पावर्ड किया हुआ है किसी के जजमेंट को देने के लिए, तो वो भी एज अ जज माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस संहिता। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। एक magistrate भी judge exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence
टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अगर मजिस्ट्रेट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है किसी केस में और वो अगर उस केस में वो ऐसा सेंटेंस दे सकता है कि वो फाइन इम्पोज कर सकता है, फिर इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड कर सकता है विद और विदाउट अपील। मतलब अपील हो भी सकता है उसका दिया हुआ जजमेंट का, नहीं भी हो सकता है, हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बट उसको एज अ जज माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। ये सेक्शन सीधा सीधा बता रहा है कि उसको भी, एक मजिस्ट्रेट को भी फिर इसमें जज माना जाएगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में हमको लाइफ के बारे में बताया गया है। लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 18 हमें बताता है कि लोकल लॉ क्या होता है। मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में हर जगह वो अप्लाई नहीं होगा, किसी लोकल पर्टिकुलर एरिया में ही अप्लाई होगा और उसको हम लोग कहेंगे लोकल लॉ अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सबसेक्शन 18 ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद हमारा सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 में आता है मैन। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मैन मतलब मेल ह्यूमन बीइंग होता है ऑफ एनी एज। मंथ एंड ईयर। देन आपका आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो हर तरह के डिस्क्रिप्शन के प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टिनेटेड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू द अर्थ। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ के बाकी सारे जितने प्रॉपर्टीज है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है वो। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 22 नंबर। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स सिंगुलर नंबर। उसके बाद हमारा डेफिनेशन आता है ओथ का, जो सबसेक्शन 23 में बताया गया है। इंक्लूड्स ए सोलेमन एफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not. उसके बाद आता है हमारा ऑफेंस का डेफिनेशन। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय संहिता। मतलब ये जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर जिस चीज़ को ऑफेंस बताया गया है वो सारा इसके अंदर भी ऑफेंस होगा। द ऑफेंस के डेफिनेशन में ये सारा आएगा। ये है इसका मोटा मोटा डेफिनेशन, इसका सीधा सीधा दिया हुआ है यहाँ पे। द वर्ड ऑफेंस मीन्स ए थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ संहिता में बताए गए ऑफेंस होगा। कोई भी अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेशल लॉ पास होता है, फिर लोकल लॉ पहले से कोई होता है किसी लोकल एरिया में, तो उसके अंदर भी जो ऑफेंस होगा उसको भी ऑफेंस माना जाएगा इस संहिता के अंदर। ओमिशन, इसके द्वारा मतलब इसके स्कोप को ऑफेंस का थोड़ा बढ़ाया गया है, सही भी है ये करना। एंड ओमिशन सबसेक्शन 25 में बताया गया कि ओमिशन क्या होता है। ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। मतलब एक ओमिशन तो ओमिशन होता ही है, काफ़ी सारा अगर ओमिशन हो गया तो वो भी ओमिशन होता है, सिंगल ओमिशन हो सकता है। पर्सन सबसेक्शन 26 ऑफ सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है मैटर नहीं करता है। एक्चुअली पर्सन को लॉ में दो तरीके से माना जाता है, एक लीगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, जुरिस्टिक पर्सन होता है जिसको कि ये सब आ जाता है उसमें, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ये सारा इस संहिता में भी माना गया है। अपने लीगल फील्ड से है तो कंपनी लॉ में अपने पढ़ा ही होगा आगे। सबसेक्शन 27 बताता है कि पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक इंक्लूड करता है किसी क्लास ऑफ द पब्लिक को और साथ ही साथ किसी भी कम्युनिटी को भी हम पब्लिक समझ सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 21 बताता था पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अभी सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशन में आ जाता है 28 वाले सबसेक्शन में कि पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली होता क्या है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली
मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि इन सारे डिस्क्रिप्शन में जो ABCD में बताया गया, इन सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉल होता है एक पर्सन, वही होता है पब्लिक सर्वेंट। एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अगर कोई भी कमीशनड ऑफिसर होता है नेवी में, आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन इम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, अगर कोई भी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन, मतलब जज तो हो ही सकता है, साथ ही साथ कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, अगर उसको लॉ ने ये पावर दिया है, इम्पावर्ड किया हुआ है कि लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, अगर वो कोई एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, तो वो एक पर्सन भी हो या फिर जज भी हो, तो भी उसको पब्लिक सर्वेंट के अंदर माना जाएगा, उसके डेफिनेशन में वो फॉल हो जाएगा। एवरी ऑफिसर of a court including a liquidator, receiver or commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial processes, or to administer any oath, or to interrupt or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court to perform any of such duties. Every assessor or member of a पंचायत assisting a court or public servant, वो भी आता है पब्लिक सर्वेंट में। देन सबसेक्शन ई ये बताता है, क्लॉज ई ये बताता है कि एवरी arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court or by any other competent public authority. Then clause F ये बताता है कि every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. Every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience. Then clause H बताता है every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infractions of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining for the rights of the people of any village, town or district. Then clause J ये बताता है कि every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election. ये पहले भी था IPC में, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये संक्षिप्ता में भी सेम है। एवरी क्लॉज के ये बताता है कि एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी डिफाइंड इन क्लॉज 31। तो हम लोग ये एक्सप्लेनेशन को स्किप करते हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन ऑलरेडी बहुत लंबा चला गया।
अच्छा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में ये बताया गया है रीज़न टू बिलीव का क्या होता है मतलब। तो रीज़न टू बिलीव का मतलब होता है पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज होता है, जायज़ वजह होती है उस चीज़ को मानने के लिए, तो रीज़न टू बिलीव इसको समझा जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। स्पेशल लॉ मीन्स, ऊपर हमने लोकल लॉ पढ़ा था कहीं, एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं वापस से कि लोकल लॉ का डेफिनेशन उतना नेसेसरी नहीं है, बट स्पेशल लॉ के साथ लोकल लॉ हम लोग रिलेट करके पढ़ के चले जाएंगे तो याद रह जाएगा हमको अच्छे से। अच्छा, तो लोकल लॉ हमारा 18 में फॉलो रहा था, एप्लीकेबल ओनली टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया 18 में, सबसेक्शन 18 ऑफ सेक्शन 2 में बताया गया था, और ये अभी स्पेशल लॉ आ रहा है 30 में। तो 30 में 11 सब सेक्शन छोड़ के फिर स्पेशल लॉ के बारे में बताया गया। स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा, हर सब्जेक्ट में नहीं अप्लाई होगा, वो सिर्फ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अप्लाई होगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, और पर्पोर्ट्स टू बी मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, फिर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, जिसके तहत एक पर्सन को लीगल राइट मिल सकता है, किसी तरीके का लीगल राइट जो क्रिएट करता है, या फिर लीगल राइट ऑलरेडी है उसको एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटिंग्विश और रिलीज करता है, वेयर बाय एनी पर्सन एक्नोलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। देन इसका हम लोग इलास्ट्रेशन देखते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद ये LLB के बच्चों के लिए शायद 2 मार्क्स में ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़। तो इसका हम लोग इलास्ट्रेशन देख के अच्छे से समझ लेते हैं। ये राइट्स है, ए राइट्स हिज नेम, ए यहाँ पे एक पर्सन बताया गया जो कि अपना नेम लिखता है। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक में ए अपना नाम लिखता है। तो as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, the endorsement is valuable security। तो अगर एक पर्सन है और वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखता है, तो एज द इफेक्ट ऑफ द इंडोर्समेंट इज द ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने बनाया है वो जिसको भी देगा, हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, जो कि लॉफुल होल्डर होगा इसका, तो ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। ये जो पूरा फैक्ट है जो इस इलास्ट्रेशन में बताया गया, इसमें जो ए अपना नाम लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे और उसको वो जिसको भी देगा, फिर जो भी उस चीज़ को लीगली होल्ड करेगा, लॉफुली होल्डर होगा उसको टेक करेगा, तो उसके लिए ये ए के तरफ से एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। क्योंकि उसका राइट बन रहा है, इससे राइट क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, या तो राइट क्रिएट हो रहा है, राइट पहले से है वो एक्सटेंड हो रहा है, या फिर राइट पहले से है वो अभी ट्रांसफर हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है राइट किसी तरह से, इस तरह का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस बन रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। आई होप इट्स क्लियर। एंड देन वी कैन मूव टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, जिसके वेसल के बारे में बताया गया। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जिसको पानी के ऊपर से होने के लिए बनाया गया है, पानी के ऊपर से कन्वेंस होने के लिए, ह्यूमन बींग को भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, दोनों ही होता है। देन वॉलेंटरीली, तो वॉलेंटरीली का हम भी देख लेते हैं एक बार। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट, A person is said to cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intend to cause it, मतलब एक पर्सन जहाँ पे अपने इच्छा से अपने ही इच्छा से वो करता है, वो किसी और से इन्फ्लुएंस वगैरह होके नहीं, या फिर किसी के फोर्स में आकर भी नहीं। by means which at the time of employing those means he know or had reason to believe to be likely to cause it, मतलब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के ही कर रहा है, मतलब सिर्फ अपने इच्छा से कर रहा है, ना किसी से इन्फ्लुएंस होके, ना किसी से डर के, ना कुछ, और ना ही किसी चीज़ में पढ़ के, मतलब
मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है उसका जो कि उसको फोर्स कर रहा हो अल्टीमेटली इस चीज़ को करने का, वो खुद ही कर रहा है इस चीज़ को, उसको हम लोग बोलेंगे वॉलेंट्रली। और जिसका उसके पास रीज़न भी है बिलीव करने के लिए, लाइक टू कॉज इट, बिलीव टू बी लाइकली कॉज इट। देन हमारा आता है सबसेक्शन 34, जिसमें हम विल का देखते हैं मीनिंग क्या है। विल मीन्स एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, जो कि टेस्टामेंट के द्वारा बनाया गया टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, टेस्टेटर होगा उसका तो उसको विल कह सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस सेंस। देन ओमेन, ओमेन्स मीन ए फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। ये ऐसा नहीं है कि 18 नहीं हुआ तो फीमेल, हम उसको ओमेन नहीं कह सकते। यहाँ पे बताया गया फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, मतलब उसका एज मैटर नहीं करता है यहाँ पे, वो एक फीमेल ह्यूमन बींग है तो वो एक ओमेन माना जाएगा। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन होता है एक, और रॉन्गफुल लॉस होता है एक। तो रॉन्गफुल गेन जो है उसमें ये आता है कि मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, मतलब हमने कुछ गेन किया है बट उसका जो मीन्स है गेन करने का तो वो अनलॉफुल है। और प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल, मतलब लॉफुली उसको वो चीज़ मिलना नहीं चाहिए था पर उसने उसको गेन किया अनलॉफुल मीन्स से। देन रॉन्गफुल लॉस आता है हमारा, तो रॉन्गफुल लॉस मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल। मतलब यहाँ पे जो पहले में हो रहा है रॉन्गफुल गेन में उसका उल्टा है, ये फिर लॉस हो रहा है। जो एक लीगली एक पर्सन को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, जो गेन मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलता है, वो उससे उसको नहीं मिलता है वो चीज़, तो वो उसके लिए लॉस होता है और वो रॉन्गफुल लॉस होता है। रॉन्गफुल क्यों है, किसके इसमें जो भी मीन्स था मिलने का फिर नहीं मिलने का तो वो अनलॉफुल था मीन्स जो भी था, इसीलिए इसको रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस कहा गया है। गेनिंग रॉन्गफुल्ली, लूजिंग रॉन्गफुल्ली, आईपीसी में पहले भी था रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस का, शायद ये गेनिंग रॉन्गफुल्ली ये शायद न्यूली आया जितना मुझे लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना आपने पढ़ा हो तो। गेनिंग wrongfully and losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, मतलब अगर पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुल्ली, गेन रॉन्गफुल्ली किया है ऐसे बताया जाएगा। सच पर्सन इज रिटेन रॉन्गफुल्ली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुल्ली। When a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. सबसेक्शन 39 बताता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन द संक्षिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताया गया है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड, मतलब वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो कि यूज़ किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया हमारे भारतीय न्याय संहिता में, बट जो कि डिफाइंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि आईपीसी सीआरपीसी के रिप्लेसमेंट में आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। मतलब जो भी चीज़, जो भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन है जो कि भारतीय न्याय संहिता में नहीं डिफाइंड है, अब तक हमने जो पढ़ा सेक्शन 2 के अंदर एकदम 1 से लेके 39 तक जितने भी सारे सबसेक्शंस में हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट कवर किया है अब तक, ये सेक्शन 3 आ जाएगा अभी, तो उनमें जितना भी सारा है तो उनमें अगर कोई डेफिनेशन फॉल नहीं होता है किसी चीज़ का पर फिर भी यूज़ होता है तो वो अगर डिफाइंड होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट जो आया है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उनके अंदर उसका जैसा जैसा मीनिंग है ऐसे ही उसको डील किया जाएगा, ऐसे ही उसको माना जाएगा, यही बताया गया है। So definition, we are done with the definition part. Thank you for watching. Subscribe for more such useful law videos and other videos. Thank you so much.